दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों मोदी जी 5 दिनों में 3 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं और जिसमें कनाडा का G7 समिट भी है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा है तो वो मोदी की इन 5 दिनों की यात्रा में साइप्रस को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि साइप्रस की यात्रा का घोषणा ये अचानक ऐसे समय में हुई है जब हमारे देश के अंदर अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश हुआ है। और उस क्रैश के संबंध में बाबा रामदेव समेत कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तुर्की की जो सेलेबी कंपनी है उसके किसी कर्मचारी का हाथ हो सकता है, कोई छेड़छाड़ हो सकती है, क्योंकि एयरपोर्ट पर रखरखाव का काम 2008 से यानी कांग्रेस के कार्यकाल से तुर्की की सेलेबी कंपनी को दिया गया है। सवालों के घेरे में तुर्की जब ज्यादा आ गया, जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था तो तुर्की ने पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध लड़ने के लिए अपने ड्रोन, हथियार, यहां तक कि सैनिक भी दिए थे, ऐसी खबरें हैं। इस विमान हादसे के पीछे इस बात की भी दृष्टि होनी चाहिए कि मुझे ऐसा पता लगा है कि ये तुर्की मुझे ये एविएशन सेक्टर के ऊपर भारत को और नजर रखनी पड़ेगी। इसके बाद भारत सरकार ने तुर्की की कंपनी को भारत में बैन करने का आदेश दिया था। कोई भी एयरपोर्ट पर रखरखाव, मेंटेनेंस का काम ये नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि सबको पता है कि ये कोर्ट में गए और गुजरात कोर्ट ने वो स्टे दे दिया, जिसके कारण ये लोग अब बाकी दूसरी कंपनियों में शिफ्ट होकर काम कर रहे हैं। तो आशंका के बादल हैं, लेकिन इतना तो तय है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ आया था। भले ही ये प्लेन क्रैश की घटना को एक तरफ रख दें, क्योंकि अभी इसकी जांच होनी है, समय लगेगा, लेकिन आशंकाओं के बीच मोदी जी का अचानक से साइप्रस जाना पाकिस्तान और तुर्की दोनों देशों के अंदर हड़कंप मच गया है कि आखिरकार मोदी जी अचानक क्यों आ रहे हैं। और ये भी मैं कारण बताऊंगा इस वीडियो में, असल में घबराहट क्यों है तुर्की में, पाकिस्तान में क्यों घबराहट आ गई, कि साइप्रस में ऐसा क्या है। तो आपको बता दूं, साइप्रस वो देश है जिसका तुर्की के साथ लंबा इतिहास है कि तुर्की ने किस तरह से साइप्रस में परेशानी में डाला है, उनके साथ युद्ध किया, उनके देश पर कब्जा किया हुआ है, अवैध कब्जा, जैसा पाकिस्तान ने भारत के पीओके पे किया हुआ है। ठीक इसी तरह एक भूभाग को साइप्रस के तुर्की ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, और यह कब्जा उन्होंने 1974 से किया हुआ है। यानी 1974 से साइप्रस और तुर्की का तनाव चल रहा है। इसको लेकर के आपको यह भी बता दूं कि कई बार इस जो तुर्की है उनको कहा गया है इस मामले को लेकर, क्योंकि यूएन में मामला पहुंचा तो यूएन में इसको कहा गया, यूएनएससी के प्रस्तावों में 1974, 1983, 1984 में यूएनएससी के प्रस्तावों में तुर्की को यह कहा गया कि आप साइप्रस से अपनी उपस्थिति और अपनी सेना को हटाइए, आपने अवैध कब्जा किया हुआ है और यह कानूनी रूप से अमान्य है। लेकिन उसके बावजूद भी तुर्की ने जो साइप्रस है वहां से कब्जा नहीं छोड़ा, जिसके कारण साइप्रस में गुस्सा है। तुर्की बड़ा देश है, साइप्रस छोटा सा देश है, और अंदाजा इसी से लगाइए कि केवल 10 लाख की आबादी वाला ये छोटा सा टापू है। लेकिन इसका महत्व किस लिए है ये भी आपको बता देता हूं, जिसके कारण पाकिस्तान और तुर्की में हड़कंप मचा हुआ है मोदी जी की यात्रा से। असल में ये जो साइप्रस है भूमध्य सागर में स्थित है, और इसकी खासियत यह है कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका को यह जोड़ता है। अगर कोई भी साइप्रस में उपस्थिति भारत की कल को बनती है तो इसका समझ लीजिए कि भारत एक तरफ तुर्की पर, दूसरा यूरोप, एशिया और अफ्रीका, वहां तक अपनी पहुंच बना सकता है। समुद्र पर कब्जा करना, समुद्र में उपस्थिति दर्ज करना आज की डेट में अपने व्यापार को बढ़ाने का सबसे ज्यादा माध्यम है। और इसलिए जैसे ही यह घोषणा हुई कि मोदी जी साइप्रस जा रहे हैं, पाकिस्तान और तुर्की दोनों में हड़कंप मच गया है। उनको लगता है कि अब ये अपने हाथ से गए, क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। इसी थ्योरी पर शायद मोदी जी का ध्यान गया होगा, क्योंकि तुर्की को सबक सिखाना जरूरी है। अब भी कभी आतंकी घटना अगर भारत के साथ हुई या कभी भविष्य में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो चीन पहले से उसको हथियार दे रहा है, लेकिन तुर्की एक नए भारत के दुश्मन के रूप में सामने आया है। और दूसरी तरफ वो तेल का एक वहां से जो
अरब कंट्रियों से हमारे भारत में एक बड़ा व्यापार होता है, उस पर भी डिस्टरबेंस पैदा करने की कोशिश की गई है। तो जो साइप्रस है, यहां से हमें वो ऊर्जा के लिए, ईंधन के लिए पेट्रोल और गैस का भी हमें व्यापार के रूप में एक बड़ा ये चीजें मिल सकती हैं। दूसरा, अरब कंट्रियों के भरोसे अगर हम रहेंगे तो वहां एक दबाव रहता है आईओसी का, उसको अलग करने के लिए क्रोएशिया की यात्रा पर भी मोदी जी इन 5 दिनों में जा रहे हैं। तो क्रोएशिया की यात्रा भी इस मामले में बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी जी का जो वहां जाना है उससे व्यापार का सीधा डील होगी, और उस डील में जो पेट्रोल है, डीजल है, उसका जो अब कच्चा तेल आएगा, उसके बाद हम उससे गैस भी बनाएंगे। तो ये सब जो चीजें होने जा रही हैं, इससे हड़कंप मचा है। दूसरी तरफ जो साइप्रस है वो ये चाहता है कि अगर हमारा कोई देश मदद कर दे तो हम अपना जो अवैध कब्जा तुर्की ने किया हुआ है इसको छुड़ा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल भारत जब ये काम करेगा तो निश्चित रूप से वो अपने भूभाग को कब्जाने के लिए एक मोर्चा तो तुर्की के लिए खोल ही देगा। और यही रणनीति का एक हिस्सा है कि जो तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में कब्जा करने की नीयत से या भारत को परेशान करने के लिए उसके साथ खड़ा दिखाई देता है, भारत में 3 मोर्चों पर युद्ध करने का षड्यंत्र रचने के लिए वो चीन कई बार सोच चुका है। तो उनके जो देश हैं, पाकिस्तान हो, वहां भी कई मोर्चे खोले जा सकते हैं। आपने पिछले दिनों देख ही लिया गिलगिट बल्किस्तान और अफगानिस्तान, और किस तरह से हमने वहां देखा कि वहां पर जिस तरह से बलूचिस्तान में मांग उठी, तो ये दिखाई दे रहा था कि हम जब चाहेंगे पाकिस्तान के 3 टुकड़े करा सकते हैं। इसी तरह तुर्की में भी जो अवैध कब्जा इन्होंने किया हुआ है, वहां भी अब जो आप चल रहा है देख रहे हैं, इसमें आगे रणनीति चलेगी तो उसके भी टुकड़े कराए जा सकते हैं। ये उस रणनीति का हिस्सा हो सकता है, ऐसा मेरा विचार है। आपको ये बता रहा था मैं, जैसे कि गैस और ऊर्जा वहां एक प्रमुख संसाधन है, और ये भी एक बात है कि जो साइप्रस है वो यूरोपीय संघ का मेंबर है, और 2026 में वो यूरोपीय जो संघ है इसकी अध्यक्षता करेगा। यानी अपने लिए भी एक फायदा है कि हम मेंबर स्थायी रूप से हो सकते हैं। दूसरा, समुद्र की सुरक्षा और साइबर और आतंक, उसके लिए वो हमेशा भारत के साथ खड़ा है, और भारत के लिए उसने यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भी समर्थन किया था। 2019 में जब पुलवामा हुआ था तब भी उसने भारत के पक्ष में कहा था कि ये पाकिस्तान जो आतंकवाद फैला रहा है गलत है, हम भारत के साथ खड़े हैं। और इसीलिए मोदी जी का जो ये प्रोग्राम है ये बना है कि तुर्की को और पाकिस्तान को सबक सिखाना है। अब आप अंदाजा इसी से लगाइए, इतना महत्वपूर्ण देश होने के बावजूद भी 2002 में कि अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, उनके बाद से कांग्रेस का कोई भी पीएम उस देश में नहीं गया। जो देश महत्वपूर्ण हमारी देश की सुरक्षा के लिए हो सकता है, वहां से कांग्रेस ने दूरी बना के रखी। मोदी जी अब 23 साल बाद जाने वाले वहां भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि पहले इसमें इंदिरा गांधी भी 1983 में गई थी। इंदिरा गांधी के समय तक तो देश भी ठीक चल रहा था, कांग्रेस भी ठीक चल रही थी। कांग्रेस आई माने इंदिरा थी, उसके बाद से बंटाधार कांग्रेस का जो हुआ है, उसके बाद से हम उसका बदलाव भी देख रहे हैं। जब से सोनिया गांधी आई है तब से वो देश की सुरक्षा को कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, देश के विकास पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, और कांग्रेस ने केवल लूट मार और भ्रष्टाचार पे ध्यान दिया। तो कुल मिलाकर मोदी जी की इस यात्रा को, जहां एक तरफ पूरी दुनिया की नजर है, दूसरी तरफ आपको यह भी बता दूं कि 5 दिन और 3 देश की यात्रा में ये जो क्रोएशिया, कनाडा और साइप्रस की यात्रा, इसके अलावा एक और भारत के लिए अच्छी खबर है, और वो ये कि फ्रांस से भारत की डील फाइनल हो गई। जो हमारे फाइटर जेट हैं उसका इंजन की मांग चल रही थी, क्योंकि हमारा खुद का तेजस हम बनाते हैं, उसके लिए इंजन की बात हो रही थी, तो इंजन की डील फाइनल हो गई है। दूसरा, परमाणु जो सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डील फाइनल हो गई। अब इसका मतलब यह है कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में या परमाणु बम निर्माण के क्षेत्र में भी और अधिक तेजी से काम करेंगे। ये बाकी जो दुश्मन देश हैं उनके लिए रातों की नींद उड़ाने वाला फैसला है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।